Hi guys, welcome to अध्ययनम अकेडमी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो आज मैं आप लोगों को जो टर्म 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड भी कैश फ्लो स्टेटमेंट वो कवर अप करा रहा हूँ, वो भी सिर्फ हाफ एन आवर में। राइट, हाफ एन आवर में आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाले हैं यहाँ। तो आपने कहीं से भी ट्यूशन लिया हो, कहीं से भी क्लासेस ली हो, ये वीडियो आप ज़रूर देख के जाएं क्योंकि इस वीडियो से आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। और देखो 100% आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ से मिल ही जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपको यही चीज़ याद रह जाएगी बस, जो मैं बताने वाला हूँ आज। डन। तो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो कि रिवाइज्ड भी हुआ था। इट मीन्स ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये चेंज होने के बाद का बता रहा हूं मैं आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग? एक स्टेटमेंट। किस चीज का? ऑफ फ्लो ऑफ कैश। मीन्स कैश के फ्लो का हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ फ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या है? मीन्स कहाँ कहाँ से कैश आया, कहाँ कहाँ कैश गया, हम इसका एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। इट मीन्स कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। तो जस्ट लाइक कैश अकाउंट की तरह से हो गया। हाँ कह सकते हैं, बट हम लोग कैश अकाउंट में कैश अकाउंट को हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड नहीं करते, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड कर रहे हैं। तो AS3 क्या करता है? इसने ओवरऑल एक्टिविटीज को 3 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। कौन सी 3 एक्टिविटीज है? नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड वन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इट मीन्स कुछ कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया होगा, कुछ इन्वेस्टिंग से और कुछ फाइनेंसिंग से। और इन तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे A + B + C, तो इट मीन्स कि ओवरऑल कितना कैश इनफ्लो हुआ है बिजनेस में थ्रू आउट द ईयर, ये कैलकुलेट कर पाएंगे आप इससे। और देखो क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली आपको बैलेंस शीट दी जाती है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता है? बैलेंस शीट दी होती है। लो जी, इस तरह से कुछ बैलेंस शीट दी है आपको, और बैलेंस शीट में देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिए होंगे आपको। तो कितने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं आपको? 2021 के आपको दिए हुए 1,20,000 एंड 2022 के कितने दिए हुए हैं? 1,50,000। तो क्या हम कह सकते हैं ये 1,20,000 जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो 2022 में क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये 1,20,000 कैश का ओपनिंग बैलेंस हो गया करंट ईयर में? लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। तो मीन्स हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है इस साल? ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है? 1,20,000, राइट। और देखो क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है अपने पास 1,50,000। इट मीन्स थ्रू आउट द ईयर कैश इनफ्लोज भी रहे होंगे, आउटफ्लोज भी रहे होंगे, जिसका नेट इफेक्ट क्या रहा होगा? 30,000 का इनफ्लो की आउटफ्लो? इनफ्लो रहा होगा। इट मीन्स A + B + C तीनों एक्टिविटीज को जोड़ के नेट इफेक्ट क्या रहा होगा? 30,000 का इनफ्लो रहा होगा, कैश आया होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में आंसर हमें पहले से पता लग गया। A + B + C कितना आना चाहिए? 30,000। तो नेट इनफ्लो कितना होना चाहिए? 30,000। ये भी हमें पता लग गया। अब एक चीज और है, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं कि नेट कैश इनफ्लो तो हमें पता लग गया 30,000 आना चाहिए जी, A + B + C करके। और जिसमें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो ये जो एक्टिविटीज होती है ना आपकी C एंड B, ये तो बड़ी आसान होती है। तो गड़बड़ होने के चांसेस कहां होते हैं? A एक्टिविटी में, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब एक बात सोचने वाली है, अगर इसका कैश इनफ्लो आपका कितना आ रहा है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आ रहा है? आंसर 10,000। ये कितना आ रहा है? मान लेते हैं 2,000 आ रहा है। भाई इन दोनों एक्टिविटीज में गलती होने के चांसेस तो नेग्लिजिबल है, कम है काफी।
तो टोटल कितना कैश चाहिए हम लोगों को? 30,000 आंसर आना चाहिए हमारा, राइट? जिसमें से 10,000 हमारा बी एक्टिविटी से आ रहा है और 2,000 सी एक्टिविटी से आ रहा है। इट मीन्स ए एक्टिविटी से कितना आंसर आना चाहिए? बोलो, 18,000 आना चाहिए। तो ए एक्टिविटी का आंसर हम लोगों को एडवांस में पता है क्या? 18,000 आंसर आना चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक कितना आंसर आना चाहिए हमना? 18,000 का आंसर आना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। और गलती होने के चांसेस कहाँ होते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही होते हैं। ठीक, तो इन शॉर्ट अगर एग्जाम में नहीं भी आ रहा हो ना, तो एक बार को आप लिख सकते हैं 18,000, क्योंकि यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बी और सी एक्टिविटी में गलती होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ बस ये लिख के आ जाना, आंसर मैच करना ही नहीं, करे ना करे, भाई कोशिश तो करोगे ना आंसर मैच करने की। तो चलो अब देखो डिस्कस करते हैं हम लोग इसको करना क्या है। फॉर्मेट की बात अगर हम लोग करेंगे इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखो कि AS3 ने क्या किया, ओवरऑल एक्टिविटीज को 3 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, सोचो। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल गुड्स बेचना, सेल ऑफ गुड्स क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ गुड्स क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, राइट? इसी तरह से आपने सैलरी पे की है लोगों को, वो भी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सेकंड मैंने जो लिखा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें क्या आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, तो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब किस में जाएंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगी। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया, लोन किस लिए लिया? फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है, कंपनी पैसा कहाँ से लाती है? या तो इक्विटी शेयर इशू करती है, या प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, या डिबेंचर इशू करती है, या लोन लेती है कंपनी। ये सब एक्टिविटीज क्या हैं? कंपनी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन ले क्यों रही है? फाइनेंस चाहिए कंपनी को, फंड्स चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आया? लाइक फॉर एग्जांपल इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, कौन से वाले शेयर्स? इक्विटी की प्रेफरेंस, बताओ। इशू ऑफ शेयर्स कौन से वाले शेयर्स? इक्विटी की प्रेफरेंस। दोनों ही तरह के शेयर्स की बात हो रही है यहां, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, दोनों तरह के शेयर्स की बात हो रही है। तो शेयर क्यों इशू करती है कंपनी? क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, फंड्स चाहिए, राइट? ठीक है। ऐसे ही अच्छा, अगर शेयर इशू करोगे तो कैश इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? ऑब्वियसली इनफ्लो होगा। तो इनफ्लो होगा तो प्लस में दिखाना, आउटफ्लो होगा तो माइनस में दिखाना, ये भी बात याद रखना। तो मींस अगर हम रिडम्पशन ऑफ शेयर्स करें, क्या करें? रिडम्पशन करें, किसका? रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, तो वो क्या होगा? कैश आउटफ्लो, माइनस कर लो। इसी तरह से डिबेंचर इशू किए आपने, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो डिबेंचर भी कंपनी किस लिए इशू करती है? फंड रेज करने के लिए, तो प्लस में दिखाओ। ऐसे ही फोर्थ वन मैंने क्या लिखा है यहां? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से कैश आउटफ्लो होगा, माइनस में दिखा दो। तो पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या चलेगा? कैश इनफ्लो है तो प्लस में, कैश आउटफ्लो है तो माइनस में। ये सब चीजें याद रखनी है आपको, राइट? ठीक है जी, चलो आगे चलें। तो बैंक लोन लिया है कंपनी ने, तो बैंक लोन भी किस लिए लिया होगा? बैंक लोन रेज्ड, बैंक लोन लिया है तो प्लस में, और बैंक लोन रिपे कर दिया, रिपेड, तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा, माइनस में दिखा दो, राइट? ठीक है। अब ये तो बात की हम लोगों ने, देखो किसकी?
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। अभी फाइनेंसिंग में कुछ और भी आएगा, छोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा अभी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, लाइक परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूं मैं, स्पेस कम रह गया ना, ये लो, ये इधर ले जाएंगे बाद में, कोई बात नहीं। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से कैश इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, सोचो। हाँ जी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से कैश आउटफ्लो होगा, इसलिए माइनस में दिखाओ। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश इनफ्लो होगा, प्लस में दिखा दो। डन। थर्ड में आ जाओ। ऐसे ही परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं आपने, कैश आउटफ्लो होगा, माइनस में दिखा दो। नेक्स्ट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कैश इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा, प्लस में दिखा दो, राइट। अब एक चीज सोचो, डिविडेंड पेड, सुना है डिविडेंड पेड? कंपनी डिविडेंड किस चीज पे देती है, शेयर्स पे। और कंपनी डिविडेंड देती कब है, जब कंपनी ने शेयर इशू किए हैं या शेयर खरीदे हैं। सोचो ये बात भी, कंपनी डिविडेंड कब देती है, जब शेयर खरीदे हैं या शेयर इशू किए हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब शेयर इशू किए हैं। तो शेयर इशू करना कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। इसलिए डिविडेंड देना भी कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। तो डिविडेंड पेड अगर क्वेश्चन में दिया है तो किस एक्टिविटी में जाएगा, याद रखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, है ना। एक मिनट, डन। तो डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अब इसी तरह से सोचो, इंटरेस्ट पेड, कंपनी इंटरेस्ट भी कब देगी, जब कंपनी ने लोन लिया होगा। तो लोन लेना कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। तो इसलिए उस पर इंटरेस्ट देना भी कौन सी वाला एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। तो डिविडेंड पेड या इंटरेस्ट पेड, लो जी मैंने ये भी फाइनेंसिंग में लिख दिया, राइट। अब इसका अपोजिट सोचो, आपको डिविडेंड मिलेगा कब, मतलब हमारी कंपनी को डिविडेंड कब मिलेगा, जब हमारी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे। तो शेयर्स खरीदना कौन सा एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसलिए उस पर डिविडेंड मिलना भी कौन सा एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो मीन्स डिविडेंड रिसीव्ड किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये लो, तो डिविडेंड रिसीव्ड किस एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, वो भी प्लस की माइनस, प्लस में। ऐसे ही इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट भी कब मिलेगा आपको, जब आपने इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे, तभी तो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी कौन सा एक्टिविटी हुआ, इन्वेस्टिंग। इट मीन्स इंटरेस्ट और डिविडेंड, पेड अगर है तो फाइनेंसिंग में जाएगा, रिसीव्ड है तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। याद रखेंगे ये बात, डन। चलो जी, यही होता है बस, और क्या होता है इसमें, इसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आया, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और लास्ट में क्या लिखा हम लोगों ने, डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव। तो इनका टोटल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इसी तरह से अगर हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो ये भी कंप्लीट हो गया, और तो कुछ आता ही नहीं है इसमें। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, फंड से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो शेयर्स इशू करना या रिडीम करना फाइनेंसिंग में, डिबेंचर इशू करना रिडीम करना फाइनेंसिंग में, लोन लेना रिपे करना फाइनेंसिंग में, राइट। और डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग में है ना। डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करना भी किस में है, फाइनेंसिंग में है। तो इन सब का अगर आप टोटल कर दोगे, ये लो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब बचा कौन, अब बचा है जी जो टेक्निकल है थोड़ा सा, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन से वाली एक्टिविटीज, ये लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें तो
ये लो जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं। ये लो जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले आपको एक समझा रहा हूं। देखो, आप लोगों ने ना बचपन में, दैट इज क्लास 11th में P&L अकाउंट जरूर बनाए होंगे। बनाए थे? बिल्कुल बनाए होंगे। तो आपको याद होगा P&L अकाउंट के बाई साइड में आप क्या लिखते थे? बाई साइड में आप लिखते थे इनकम्स, राइट। और टू साइड में आप क्या लिखते थे? एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस, है ना। यही तो करते थे आप। और फिर क्या होता था, देखो बैलेंस जो बचता था ना टू साइड में, उसको हम लोग क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट। डन। अब आपको याद होगा ये जो एक्सपेंसेस हम लोग यहां लिखते थे, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वाले कौन से एक्सपेंस लिखते थे आप? कैश वाले एक्सपेंस लिखते थे या नॉन कैश वाले लिखते थे या ऑपरेटिंग वाले लिखते थे या नॉन ऑपरेटिंग वाले लिखते थे? बता दो एक बार, कौन से वाले खर्चे लिखते थे टू साइड में? कैश वाले, नॉन कैश वाले, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, या सारी लिखते थे? सारी लिखते थे, अगर आपको याद हो तो। अब एक बार बताओ, क्या यहाँ टू साइड में आप डेप्रिसिएशन नहीं लिखते थे? बिल्कुल लिखते थे। और डेप्रिसिएशन तो कौन से वाला एक्सपेंस होता था? डेप्रिसिएशन तो भैया नॉन कैश एक्सपेंस होता था, अगर आपको याद हो तो। डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस होता था? नॉन कैश। तो डेप्रिसिएशन भी लिखते थे हम तो, मतलब नॉन कैश एक्सपेंस भी लिखते थे। ऐसी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग भी, लाइक सैलरी पेड तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स नहीं लिखते थे हम लोग यहाँ? बिल्कुल लिखते थे, वो तो नॉन ऑपरेटिंग है। ऐसी इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट किस चीज पे देते हो आप? लोन पे। तो इंटरेस्ट पे करना कौन सा एक्टिविटी है? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग है। तो क्या वो नहीं लिखते थे आप इंटरेस्ट पेड यहाँ? बिल्कुल लिखते थे। बट एक बात बताओ, जब हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों को अलग से बना दिया, तो इसका मतलब तो अब हमें यहाँ कौन से वाला प्रॉफिट चाहिए था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की बात तो हमने अलग से कर ली। तो हमें क्या देखना है? हमें चाहिए प्रॉफिट कौन से वाला? कैश वाला, नॉन कैश वाला? हमें प्रॉफिट चाहिए अब सिर्फ और सिर्फ कैश वाला, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, नॉन कैश तो चाहिए ही नहीं। और दूसरी बात ऑपरेटिंग वाला सिर्फ, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग के लिए हमने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अलग से बना रखी है। तो कौन सा प्रॉफिट चाहिए? कैश वाला, और वो भी ऑपरेटिंग वाला। तो इट मीन्स ये जो आपने नॉन कैश खर्चे आपने ऑलरेडी यहां माइनस कर रखे हैं, ये आपको खर्चे माइनस नहीं करने चाहिए थे। ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपने ऑलरेडी माइनस कर रखे हैं, ये आपको माइनस नहीं करने चाहिए थे। बट आपने ऑलरेडी माइनस कर दिए, तो आपने एक गलती की है, जिसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं? रेक्टिफाई करने जा रहे हैं। तो अब एक बार बताओ, इन दोनों को मैं यहां नेट प्रॉफिट में प्लस करूं, माइनस करूं? माइनस तो ऑलरेडी कर रखा है आपने, अब तो प्लस करो, इनको वापस ऐड बैक करो। तो इसको भी प्लस करो, इसको भी ढूंढ ढूंढ के प्लस करो। तो नॉन कैश आइटम्स जो आपने P&L के टू साइड में लिखी हुई हैं, वो सब क्या करो? वापस ऐड बैक करो। ऐसी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी जितने आपने टू साइड में लिखे हैं, वो सब ऐड बैक करो। ऐसी अगर मैं इनकम्स की बात करूं, तो इनकम्स में भी आपने यहाँ कैश वाली इनकम्स भी लिखी हुई है, नॉन कैश भी है, ऑपरेटिंग भी है, नॉन ऑपरेटिंग भी है। तो कौन से वाली इनकम्स यहाँ से माइनस करो? ये लेस करो, क्योंकि ये इनकम्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कौन सी इनकम लेस करूं? एक तो नॉन कैश वाली अगर कोई है तो, या फिर नॉन ऑपरेटिंग वाली। कौन से वाली? नॉन ऑपरेटिंग वाली। नॉन ऑपरेटिंग लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, या इंटरेस्ट रिसीव्ड है। तो इस तरह की चीजें सब ढूंढ ढूंढ के, इनकम है तो लेस करो, एक्सपेंसेस हैं तो ऐड बैक करो। ठीक है यहां तक? हाँ जी, बता दो बात। तो मीन्स ओवरऑल अब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट में कुछ प्लस और कुछ माइनस कर रहे हैं। क्या प्लस क्या माइनस कर रहे हैं?
एक्सपेंसेस, कौन से वाले एक्सपेंसेस, नॉन कैश वाले या नॉन ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस को ढूंढ ढूंढ के ऐड बैक कर रहे हैं। इनकम्स नॉन कैश वाली या नॉन ऑपरेटिंग वाली ढूंढ ढूंढ के माइनस कर रहे हैं, तो ये कैश वाला प्रॉफिट आ जाएगा, वो भी ऑपरेटिंग वाला, नॉन ऑपरेटिंग वाला, ऑपरेटिंग वाला। तो बस ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं जी। लो ये लो, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही तो मेन था। अब यहां आपका जो टेक्निकल है थोड़ा सा लो, तो लो जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये मैं आपको पीपीटी की स्लाइड से बता रहा हूं, सुनो। लो जी, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करना है ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनपीबीटी कैलकुलेट कर लेते हैं जी, ये आ गया। उसके बाद ऐड करो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्या ऐड बैक करते थे ढूंढ ढूंढ के, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लाइक किस तरह के नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लाइक डेप्रीशिएशन नॉन कैश है, ऐड बैक करो। गुडविल रिटन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या अंडरराइटिंग कमीशन रिटन ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट पेड, ये सब क्या है, या तो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इनको ऐड बैक करो। ये हम लोग यहां लिख नहीं रहे हैं, P&L अकाउंट में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, एक्सक्लूडेड थे, इनको वापस ऐड बैक कर रहे हैं, राइट। तो चलो ये सब तो ऐड बैक कर देना है हमें, ये मैंने ऐड बैक कर दिया जी लो सब इसमें। अब क्या करना है, लेस करो इसमें से, क्या माइनस करो, नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस करो, नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस करो, क्योंकि प्रॉफिट में ऑलरेडी जुड़ी हुई है। किस तरह की इनकम्स हैं ये, लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स या इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब चीजें इसमें आएंगी, है ना। तो ये लो मैंने क्या किया, इनको माइनस कर दिया इधर से, ये ब्रैकेट में दिखा दिया ये लो। तो बैलेंस जो बचेगा ना ये आपका, ये क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स को मैंने क्या किया, ऐड और लेस कर दिया यहां से। कैश वाला प्रॉफिट आएगा, वो भी ऑपरेटिंग वाला। अब इसमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस और कंसीडर कर लो, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, रेशो एनालिसिस में भी पढ़ा होगा आपने, CA माइनस CL, CA माइनस CL क्या हो जाता है, ये वर्किंग कैपिटल। CA मीन्स करंट एसेट्स, CL मीन्स करंट लायबिलिटीज। अब एक बार बताओ मुझे, सिर्फ एक चीज याद रखना, मान लो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसको मैं हटा देता हूं अभी लो, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टॉक आपके पास 1 लाख का था, स्टॉक 1 लाख का था, राइट, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक 1.5 लाख का है। साल के शुरू में बिगिनिंग में तो स्टॉक कितने का था, 1 लाख का, एट द एंड ऑफ द ईयर कितने का है स्टॉक, 1.5 लाख का। व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इंडिकेट्स दैट यू हैव परचेज्ड अ स्टॉक ऑफ ₹50,000, मीन्स 50,000 का आपने स्टॉक खरीदा है, बेचा है, ऑब्वियसली खरीदा है, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक भी तो करंट एसेट होता है। और अगर स्टॉक खरीदा होगा तो कैश इनफ्लो रहा होगा, आउटफ्लो रहा होगा। स्टॉक खरीदोगे तो कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा, कैश आउटफ्लो होगा। और जब भी कैश आउटफ्लो होता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस में लिखते हो आप, तो ठीक है। बस एक चीज याद रखो, क्या याद रखो, कि अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट अगर हैं, तो कैश आउटफ्लो की इनफ्लो, आउटफ्लो मतलब माइनस करना है तो देखो लेस में लिखना है, बस इंक्रीज इन करंट एसेट है तो माइनस में लिखना है। अब एक ही चीज से बाकी की 3 वैसे याद हो जाएंगी आपको। जब करंट एसेट में इंक्रीज माइनस कर रहे हो तो करंट एसेट में अगर डिक्रीज हुआ तो क्या करोगे, ऐड करोगे, और करंट लायबिलिटीज के केस में रिवर्स कर देना। इट मींस करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐड कर देना, और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो लेस कर देना, बस। अब इन चारों का नेट इफेक्ट निकाल देना, यहां इनर कॉलम में लिख के, ये लो प्लस माइनस कर लेना,
जो भी करना है, और नेट इफेक्ट निकाल देना। नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो ये जो हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला था ना, ये वाला, इसमें अब आप क्या करो, ये जो नेट इफेक्ट आया होगा, ये लो मैंने यहां लिख दिया इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मैंने यहां लिख दिया इसको, है ना। इसका जो नेट इफेक्ट आया होगा इन चारों का, अब क्या करो, प्लस में आया होगा तो प्लस कर देना, माइनस में आया होगा तो माइनस कर देना, राइट। प्लस में आया होगा तो प्लस कर देना, माइनस में आया होगा तो माइनस कर देना। तो ये जो हम अपने पास अब बचेगा, ये क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, ये लो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया इसको। अब इसमें से एक चीज और माइनस कर लो, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड, अगर इनकम टैक्स आप पे करते हो तो कैश इनफ्लो की आउटफ्लो, आउटफ्लो, वो और माइनस कर लो इसमें से। तो बैलेंस जो बचेगा, दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इन शॉर्ट नेट इफेक्ट क्या निकला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालना है। सबसे पहले एनपीबीटी, एनपीबीटी कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं अभी बता रहा हूं बस 5 मिनट में। उसमें क्या करना था, आपने P&L अकाउंट के 2 साइड में जितने भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए हुए हैं ऑलरेडी, उनको वापस ऐड कर दो। ऐसे ही P&L अकाउंट के बाई साइड में आपने जितने भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जोड़ी हुई थी वो सब माइनस कर लो, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस ले लो। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या था कि करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो माइनस में दिखाना है, और बाकी की 3 चीजें आप अपने आप समझ जाओगे, राइट। और लास्ट में क्या करो, इनकम टैक्स पेड माइनस करो, तो क्या निकल आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हम लोगों को क्या सीखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबीटी कैसे कैलकुलेट करें भाई। तो ये लो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट ही है एनपीबीटी भी, इसमें क्या करना है, लो जी एनपीबीटी की भी बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालना है भाई, ये लो जी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम लोग बात करें, लो जी देखो क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग P&L दे रखा होगा, ले लो जी लिख दिया। उसके बाद ओपनिंग P&L भी दे रखा होगा, ये लो जी ले लो। तो क्लोजिंग P&L में से ओपनिंग P&L माइनस कर लेना, क्या निकल आएगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकल आएगा। क्लोजिंग P&L भी क्वेश्चन में दिया होगा, ओपनिंग P&L भी दिया होगा, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना, तो क्या निकल आएगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब उसमें अगर क्वेश्चन में फाइनल डिविडेंड कुछ दिया है, प्रपोज किया था इस साल, तो वो भी ऐड बैक कर लो, इनर कॉलम में लिख दिया जी लो मैंने पहले। इंटरिम डिविडेंड पेड है तो ये भी ऐड करना है, ऐड ही ऐड करना है, लेस नहीं कर रहा हूं इसमें कुछ भी। ट्रांसफर टू रिजर्व अगर आपने इस साल कुछ किए थे वो भी कर लो, और प्रोविजन फॉर टैक्स अगर आपने इस साल कुछ बनाया था वो भी ले लो। इन चारों चीजों को टोटल करके आउटर कॉलम में ऐड कर लो, ठीक है। तो ये जो आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आया था और प्लस ये चारों आइटम्स का जो टोटल आपने आउटर कॉलम में ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, एनपीबीटी। एनपीबीटी, और यही एनपीबीटी आपको यहां से उठा के क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डाल देना है सबसे ऊपर। ये था जी बेस कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो सिंपल सी बात है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग एक स्टेटमेंट बना रहे हैं किसका, कैश के फ्लो का, कि कैश कहां से आया और कहां गया। इसको हमने 3 पार्ट में बाइफरकेट किया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो हमने क्या लिखा, बी एक्टिविटी में परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। कैश इनफ्लो होगा तो प्लस और आउटफ्लो होगा तो माइनस, बस ये बात याद रखनी है। ऐसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या लिया, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाल दी। शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, लोन लिया, लोन रिपे किया, ये सब उसमें है। और साथ में डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड वाला मत भूलना, ये भी किस में जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। डन, ये था बेस कैश फ्लो स्टेटमेंट का ओवरऑल। और साथ में मैंने ये भी बताया कि बी और सी एक्टिविटी में गलती होने के चांसेस कम होते हैं, ऑपरेटिंग में थोड़े ज्यादा होते हैं, राइट। और अगर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आया कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड तो आंसर तो आपको पता ही होगा। और मैंने ये भी बताया बी और सी एक्टिविटी में चांसेस कम है, तो इसका मतलब ए एक्टिविटी में आंसर आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो लिखाना। डन। तो यही था जी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट।
ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्ययनम अकेडमी एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।